हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये जनवरी 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था सी टेट का पेपर टू में, वही हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। और इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश वाले पार्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज सेक्शन से। और इसी तरीके से हिंदी का भी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। और हिंदी वाले वीडियो और सोशल स्टडीज़ का जो 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर सीडीपी से 30 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। तो यदि आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाके ज़रूर पहले वो वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो को देखने के लिए आइएगा, तो फिर आप लोग अच्छे से समझ पाओगे और एक कंसाइज वे में एक ही जगह आपको सारे देखने को मिलेगा। फिर मैं मैराथन वाली सीरीज भी लाऊंगा ये कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, जिसमें आपको सीडीपी, सोशल स्टडीज और लैंग्वेज का दोनों सब्जेक्ट सारे एक साथ मिल जाएगा। वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो वो 3 घंटे, अप्रोक्स 3 घंटे का वीडियो होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो इफ यू कैम टू वॉच माई वीडियो फर्स्ट टाइम, and if you came to watch my video first time on my channel, then please do like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon. So let's start. तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है, तो ये जो हमारा है कौन सा सेक्शन है बच्चों? इंग्लिश का सेक्शन है। इसमें हम लोग आज कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 121 टू 180 में पैसेज से रिलेटेड है। तो ये पैसेज हमारे गिवन है, और इस पैसेज से ही रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का दो तरीका है। एक तो तरीका है कि पूरे पैसेज को कम्प्लीटली पढ़ो ध्यान से, अच्छे से, और फिर क्वेश्चन को सोल्व करो। लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहते हो डीपली, जब आप प्रिपरेशन के दौर में फेज में हो, लेकिन जब आपके पास टाइम कम है और फास्ट आपको रिप्लाई करना है, फास्ट आपको जवाब देना है, आंसर टिक करना है, लगाना है, क्योंकि ये ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन होता है सारे, तो वहाँ पे आप पैसेज को बिना पढ़े हुए भी आप बना सकते हो सोल्व, और वो 100% करेक्ट भी होगा। तो उसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है, फिर ऑप्शन को थोड़ा सा देखना होता है एलिमिनेट करते हुए, और फिर हमें डायरेक्ट उसमें कीवर्ड फाइंड करना होता है, और फिर डायरेक्ट पैसेज पे जाना होता है। और वहाँ से हम लोग 2-3 लाइन पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग को कीवर्ड मैच कर जाएगा। फिर वहाँ से फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ही पढ़ रहा हूँ, तो पैसेज ही पढ़ूंगा यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसी को हमें सेलेक्ट करना है। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, a fossil in the remains of an animal or a plant which is no longer living. It has been dead for many years and only a part of it is left today. This part is called a fossil. For example, when a shellfish dies, the soft part of the body will soon rot, but the cell of the organism, which is hard and made of calcium, will remain. The cell sinks into the sand at the bottom of the sea. Many years pass, and the sand changes into sandstone. We dig down into the sandstone. We find fossils. So fossils are nothing but the hardened traces of animals or plants buried in the earth. Fossils are a good source of study to paleontologists, scientists who study fossils. By studying them, they learn about the changes that occurred on the Earth a million years ago. For example, finding a shellfish fossil in a mountainous region. A scientist may conclude A scientist may conclude that the area was once under seawater. Similarly, finding fossils of tropical plants in Greenland, one many conclude that this land mass once had a different climate other than the present one. Besides fossils of animals, one may find fossils of plants too. Trees and plants near lakes and streams often
fall into the water and subsequently get buried in the soft mud. Finally, after many long years, the tree changes from wood into fossil. Those fossils are a great source of interest to observe and study, not only for scientists but for others also. दैट क्लियर। अब देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है 121 में। क्वेश्चन नंबर 121 में हमारा क्या पूछ रहा है? फॉसिल इज द रिमेन्स ऑफ एन एनिमल और प्लांट। द अंडरलाइंड वर्ड इज एन। तो ये अंडरलाइंड वर्ड जो हमारा है क्या है बच्चों? ये है अंडरलाइंड वर्ड रीमेन। तो रीमेन हमारा क्या पूछ रहा है कि ग्रामर के दृष्टि से, पार्ट ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से ये क्या है? ये रिमेन्स क्या है? एक एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है, या एडजेक्टिव है। तो ठीक है बच्चों, ये हमें बताना है। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग्स दैट इज कॉल्ड। दुनिया में कोई भी चीज़ें हैं उसका कोई ना कोई नाम है, तो ये हमारा नाउन होता है। वर्ब क्रिया, जिसमें स्टेट ऑफ बीइंग का बोध होता है, जो कोई स्टेट अवस्था के बारे में होता है, जैसे वर्क, प्ले, सिंगिंग, प्लेइंग। एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब हमारा सारा है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? 121 का हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो रिमेन्स क्या है हमारा? रिमेन्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाउन्स। ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एक छोटी सी रिकैप के लिए मैं आपको शॉर्ट में, थोड़ी फास्ट में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे विद एग्जांपल्स अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ताकि आप लोगों का जो कोई कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टोटल होता है वो 8 होता है। 8 है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। तो ये देखो नाउन, और नाउन का डिफिनेशन क्या हो जाता है? और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ये हमारा नाउन हो जाता है, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस या किसी भी एनिमल का नाम, या थिंग, किसी वस्तु का नाम। जस्ट लाइक राम। राम क्या है? एक पर्सन का नाम है। दली एक प्लेस का नाम है। डॉग एक एनिमल का नाम है। बुक एक वस्तु का नाम है। राहुल है जब, बुक, ट्रिक, नेम। तो ये नॉन हो गया। अब देखो प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? जो नॉन के बदले में प्रयोग किया जाता है। और नो और प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉन। जो नॉन के स्थान पे यूज किया जाता है वही हमारा प्रोनाउन होता है। जस्ट लाइक ही, सी, इट, दे, ये सारे हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? जस्ट लाइक राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज काइंड। तो राहुल मेरा फ्रेंड है, लेकिन वह क्या है? दयालु है। ही इज काइंड। तो यहाँ पे ही क्या हो गया बच्चों? ये ट्रिक हो गया। ये क्या कर रहा है? ये नॉन को रिप्लेस कर रहा है। प्रोनाउन रिप्लेसेज अननोन। अब देखो वर्ब क्या होता है बच्चों? क्रिया। वर्ब वर्ब सॉज एक्शन और वर्क और स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन को, कोई भी वर्क को दिखाता है, या स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है। जस्ट लाइक ईट, रन, स्लीप, राइट, सिंगिंग, जंपिंग, प्लेइंग। ये सब सारे हमारा क्या है बच्चों? वर्ब है। आई रन फास्ट, मैं फास्ट दौड़ता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया? रन, दौड़ना, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, काम करने की जो कोई क्रिया होता है। एडजेक्टिव क्या हो जाता है? विशेषण। एंड एडजेक्टिव डिस्क्राइब और नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? विशेषण। डिस्क्राइब क्या करता है? ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। जस्ट लाइक ब्यूटीफुल, कोई आदमी क्या है? जैसे सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, राधा इज अ वेरी स्टनिंग गर्ल। तो ये सारे, ये सब चीज हमारा क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। क्या कर रहा है वो? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता को बताता है, जो नाउन के बारे में बताता है। टॉल हो गया, स्मॉल, डेड हो गया, सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास ब्यूटीफुल ड्रेस है। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया बच्चों? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। एडजेक्टिव टेल्स अस हाउ इज द नाउन, नाउन कैसा है तो ये हमें बताता है। एडवर्ब देखो, एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। ये एडवर्ब जो क्रिया विशेषण होता है, ये इसका क्या होता है डिफिनेशन? एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है बच्चों? डिस्क्राइब करता है, वर्ब को ये डिस्क्राइब करता है, और एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और अनदर एडवर्ब और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। दैट मीन्स ये एडवर्ब जो होता है क्रिया विशेषण, ये तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। एक तो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, क्रिया को,
एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करेगा और दूसरे जो इसी की तरह जो दूसरा हमारा एडवर्ब होगा उसको भी डिस्क्राइब करेगा। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल क्विकली मतलब बहुत तेज गति से, स्लोली धीरे धीरे, वेरी बहुत, वेल अच्छा, ये सब सारे हमारे क्या है बच्चों, एडवर्ब है। जस्ट लाइक देखो, ही रन्स क्विकली, तो ही रन्स क्विकली, क्विकली यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। तो मोस्ट एडवर्ब्स एंड विद एल वाई, तो ज्यादातर देखा जाता है कि एडवर्ब जो होता है वो एल वाई से एंड होता है मोस्ट एडवर्ब। अब देखो बच्चों प्रीपोजिशन क्या हो जाता है, और प्रीपोजिशन सॉज पोजिशन और रिलेशन। तो प्रीपोजिशन का हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक शब्द। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, क्या दिखाने का काम करता है, पोजिशन को दिखाने का काम करता है या किसी भी रिलेशन को दिखाने का काम करता है। जस्ट लाइक इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ये सब सारे हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। इन मतलब किसी भी चीज के अंदर में कोई भी चीज रहेगा तो उसमें हम लोग इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ऑन, मान लो ये टेबल है, ये टेबल के ऊपर मैं लैपटॉप रखा हूँ, ये कीबोर्ड रखा हूँ, यहाँ पे कुछ नोट्स है, यहाँ पे माउस है, यानी कि इसके ऊपर रखा हो तो यहाँ पे ऑन यूज करेंगे। द माउस, द कीबोर्ड इज ऑन द टेबल, द लैपटॉप इज ऑन द टेबल, इस टाइप से। बिहाइंड, अंडर, ये सब सारे हमारा क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल, ये किताब जो है ये टेबल के ऊपर है। तो सॉज, प्लेस और पोजीशन, ये प्लेस को दिखाता है और किसी भी पोजीशन को दिखाता है। अब देखो कंजक्शन क्या होता है बच्चों, ये क्विकली मैं आपको रैपिड फायर तरीके से आप समझ सकते हो कि क्विकली मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारे डिवीजन करा देता हूँ, बिकॉज आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। हर पैसेज में ही पैसेज से रिलेटेड नहीं पूछेगा। तो दैट्स व्हाई दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कंजक्शन क्या हो जाता है बच्चों, कंजक्शन, अ कंजक्शन ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंस। तो कंजक्शन क्या चीज को ज्वाइन करता है, कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक, और ये क्या करता है, किसी भी दो या दो से अधिक वर्ड्स को या दो से अधिक सेंटेंस को ये क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है, इंटर कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जाम्पल एंड ये भी क्या करता है, वर्ड और सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है, एक साथ जोड़ने का काम करता है। बट जब हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलते रहते हैं वहाँ पे बट लगा के और उसको आगे बोलते हैं। बिकॉज और ये सब सारे क्या है बच्चों, इंटरजेक्शन है। जस्ट लाइक राहुल एंड मोहन आर फ्रेंड, तो राहुल और मोहन, तो राहुल और मोहन को जब हम लोग एक साथ ऐड किए, एक साथ कनेक्ट किए, तो वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन यूज किए, और वो क्या प्रीपोजिशन है हमारा, एंड है। तो ये हमारा यहाँ पे आर जो बोलोगे, आर नहीं प्रीपोजिशन, आर हमारा हेल्पिंग वर्ड्स है। इज दैट क्लियर। तो ज्वाइन करने वाला वर्ड जो होता है वही हमारा कंजक्शन होता है। एंड लास्ट वन इज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो लास्ट वर्ड हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। इसका हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, एन इंटरजेक्शन सो सडन फीलिंग और इमोशन। तो इंटरजेक्शन क्या हो जाता है, सडन फीलिंग, जस्ट अचानक कोई भी चीज़ अचानक जो हो जाता है, कोई भी फीलिंग्स होता है, कोई भी इमोशंस होता है जो अचानक होता है, जिसके बारे में हम लोगों को पहले से पता नहीं है, पहले से अवगत नहीं है, पहले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये चीज़ें होने वाली है, कल होगा या आज होगा। तो कोई भी चीज़ जो सडन होता है, फीलिंग्स, इमोशंस, तो वो हमारा इंटरजेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। मान लो किसी का डेथ हो गया, किसी का डेथ हो जाएगा, ये कभी भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या है, इंटरजेक्शन है, विस्मय आदि बोधक, ये कभी भी हो सकता है, कोई भी डेथ हो सकता है। मान लो कोई गेम खेल रहे हो आप, उसमें आप जीतोगे या हारोगे, देर विल बी टू चांस, मे बी यू कैन विन द मैच, अदरवाइज यू कैन लूज द मैच, लूज द गेम। तो वहाँ पे जब जीतोगे तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, तो वहाँ पे हिप हिप हुर्रा बोलोगे। तो इस टाइप से वाह, जब कोई भी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग है, तो वाह वेरी, इट्स वेरी प्रीटी, इट्स वेरी मेलेडियस। तो इस टाइप से ये सारे हमारा क्या हो जाता है, इंटरजेक्शन हो जाता है। हर हुर्रा, ओह, वो जब दुख प्रकट करते हैं, अलास, दुख प्रकट करने के लिए। तो वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, मतलब कार का हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, कार को प्रेजिंग कर रहे हैं, कार की तारीफ कर रहे हैं कि कितना सुंदर कार है, कितना ब्यूटीफुल कार है। तो इसमें हम लोग वो जो ये यूज किया है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरजेक्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो इमोशंस वर्ड जहां भी देखोगे तो समझ लेना इंटरजेक्शन। देखो एक बार रैपिड फायर इसको क्विकली मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो रिवीजन क्विकली देखो, नॉन, नॉन मतलब क्या, नेम। नॉन जब भी आप सुनोगे तो नॉन मतलब किसी भी आदमी का, दुनिया में कोई भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं उसका नाम है, और कोई ना कोई नाम है, तो ये हमारा नॉन हो गया। प्रोनाउन क्या होता है, ये सीधा सीधा क्या करता है, नॉन को रिप्लेस करता है। और वर्ब क्या हो जाता है बच्चों, वर्ब जो है हमारा, वर्ब क्या होता है, एक्शन, वर्क या स्टेट ऑफ बीइंग को ये रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। एडजेक्टिव क्या हो जाता है, डिस्क्राइब, एडजेक्टिव बेसिकली नॉन को ही डिस्क्राइब करता है। और एडवर्ब क्या हो जाता है बच्चों, ये डिस्क्राइब वर्ब, ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है। वर्ब को प्रीपोजिशन क्या हो जाता है, ये पोजिशन को दिखाता है। कंजक्शन दो वर्ड्स को या दो अधिक वर्ड्स को या दो से अधिक सेंटेंस को ये कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन जो सडन फीलिंग या इमोशंस होता है वही हमारा होता है। इज दैट क्लियर। जस्ट लाइक राहुल है, नॉन हो गया,
क्विकली ये एडवर्ब हो गया, इट्स वर्ब हो गया, एन आर्टिकल या एडजेक्टिव हो गया, एप्पल नाउन हो गया, इन प्रीपोजिशन, रूम नाउन हो गया। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आ गया बच्चों ये? अब देखो, नाउ वी कैम बैक टू अगेन आवर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों? यहाँ पे हम लोग थे, तो समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 122 का, इधर आ जाएगा इसका। इसमें क्या पूछ रहा है कि ट्रीज एंड प्लांट्स नियर लेक्स एंड स्ट्रीम्स ऑफन फॉल इनटू। तो 122 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? into the water peak out the verb from the quoted statement। तो स्टेटमेंट जो हमारा कोटेड है उसमें से हम लोगों को पिक करना है। क्या करना है? पिक, वर्ब को पिक करना है। तो 122 का, 122 में हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब क्या है? इनटू। देखो, इनटू तो नहीं है वर्ब हमारा, ऑफन भी ये वर्ब नहीं है, नियर नजदीक ये भी वर्ब नहीं, फाल, फाल मतलब गिरना, ये हमारा क्या है बच्चों? वर्ब है, क्रिया है। ये ऑफन हमारा वर्ब नहीं है। इनटू ये हमारा तो प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये भी हमारा वर्ब नहीं है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। अब देखो, नाउ वी आर कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 123। ये हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है कि द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड डिकम्पोज इन पारा वन। तो ये पारा वन, पैराग्राफ वन में जो है वर्ड क्या है? डिकम्पोज। डिकम्पोज का क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब सैनोनिम्स हमें ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 127 का? 127 में क्या हो जाएगा बच्चों? 127 का रोट, हार्ड एंड, सिंग्स, रिमेन्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? रोट हो जाएगा। हार्ड एंड गलत हो जाएगा, रिमेन्स भी गलत हो जाएगा, और सिंग्स भी गलत हो जाएगा। अब देखो, डिकम्पोज और रोट्स, इसका क्या हो जाएगा? क्लोजेस्ट मीनिंग। तो रोट मतलब, एक बार मैं इसे चेकआउट कर लेता हूँ। तो रोट, रोट मतलब क्या हो जाता है बच्चों? सरना। रोट मतलब सरना। एक रूट लर्निंग होता है, रूट, ROUT, रूट लर्निंग मतलब होता है रट्टा मार, रट्टा मार तरीके से सीखना। लेकिन यहाँ पे ROT है, तो रोट मतलब क्या हो जाता है? सड़ना या खराब होना। जैसे फल में जैसे किसी टोकरी में जो फल सड़ जाता है, जब कोई चीज़ धीरे धीरे खराब या सड़ने लगे उसे रोट कहते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे फ्रूट्स नॉट क्विकली इन हीट, फ्रूट्स नॉट क्विकली इन हीट, गर्मी में फल जल्दी सड़ जाते हैं। द वुड स्टार्टेड टू रोट। इस तरीके से इसका सिनोनिम्स क्या हो जाता है बच्चों? डिकम्पोज होता है, कैसी होता है? स्पॉइल होता है, और प्रोनाउंसिएशन रॉट, ROT, रॉट। इज दैट क्लियर? तो आगे समझ में बच्चों? तो ये डिकम्पोज का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? रोट मतलब क्या हो जाता है? सड़ना हो जाता है। तो सड़ना हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हिच वर्ड इन पैरा टू मीन्स द सेम एज लाइकवाइज। तो लाइकवाइज के सेम एज मीनिंग कौन होगा? वर्ड कौन होगा? सिमिलर मीनिंग। तो 124 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? लाइकवाइज मतलब क्या हो जाता है? गुड तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंट भी हमारा गलत, गलत हो जाएगा। कंक्लूड भी गलत हो जाएगा। तो लाइकवाइज में सिनोनिम्स या सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा? सिमिलरली। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है 125। तो 125 में हमारा क्या है? आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉसिल ऑफ अ शेलफिश आफ्टर रीडिंग दीज स्टेटमेंट्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स है। इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर को आ जाए, क्या हो जाएगा? तो 125 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, सी सीक्वेंस में इसे रीअरेंजमेंट करना है, तो पहले सी वाला हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सी वाला ये फर्स्ट हो जाएगा। सी के बाद क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और सी के बाद ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, ये 3, बी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? बी के बाद डी, ये 4 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 126। इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट डू
पेलियन पेलियंटोलॉजिस्ट, व्हाट डू पेलियंटोलॉजिस्ट स्टडी। तो पूछ रहा है कि पेलियंटोलॉजिस्ट क्या चीज़ का स्टडी करते हैं। तो फॉसिल्स, ट्रॉपिकल प्लांट्स, अर्थ सेल, सेल सेल्फिश। तो ये क्या चीज़ का प्लेन प्लियंट्रो प्लियंटोलॉजिस्ट क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो 126 का हम लोग पैसेज में देखे हैं, पढ़े थे कि ये फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग ये बोलते हैं प्लियंटोलॉजिस्ट। ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है, अच्छा वर्ड है। और ये हमारा ट्रॉपिकल नहीं होगा, अर्थ भी नहीं होगा, और सेल फिश भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 127। इसमें पूछ रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हमारा क्या है, 4 स्टेटमेंट्स है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और उस बेसिस पे हमें रिप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, नहीं, 2 हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट है, और इस बेसिस पे हमें ऑप्शंस में से एलिमिनेट करना है। तो फॉसिल्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स आर फाउंड इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड हैज द सेम क्लाइमेट टुडे एज इट हैड मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है बच्चों, 127 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा चौथा। तो ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। तो ए ऑप्शन जो है हमारा ये क्या है बच्चों, करेक्ट है, और बी इनकरेक्ट है। मतलब क्या है, फॉसिल्स ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स आर फाउंड इन ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड में पाया जाता है, और ट्रॉपिकल प्लांट्स का फॉसिल्स, ये हमारा सही है और ये गलत है। इज दैट क्लियर। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज फाइंडिंग द फॉसिल ऑफ अ सेल फिश इन द माउंटेनियस रीजन इंडिकेट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 128। तो 128 में क्या हो जाएगा बच्चों, द एरिया वाज वंस अ ट्रॉपिकल रीजन, ये हमारा गलत हो जाएगा। द माउंटेनियस रीजन्स आर इन द सेम एरिया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 128 का दोनों गलत हो गया। अब देखो बच्चों, हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है कि 128 में द माउंटेन्स वेयर द माउंटेन्स वर वंस अंडर सी वाटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चेंजेज ऑन अर्थ डोंट अकर एवर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। और देखो फिर हमारा एक दूसरा पैसेज है। दूसरा पैसेज हमारा क्या है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। तो देखो एलिमिनेट करके ही हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो 129 में हमारा जो क्वेश्चन है, 129 का क्या पूछ रहा है कि ही वाज, पूरा पैसेज पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ही वाज ऑल he was all right within a week. The underlined words in this sentence are which parts of speech। मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी रिवीजन कराया था रैपिड फायर में, सारे जितने भी टाइप्स का होता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, ये दूसरा क्वेश्चन है दूसरे पैसेज में, मैक्सिमम एक या दो पूछ ही देता है। तो ये ऑल राइट जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसमें हमें पैसेज पढ़ने का भी जरूरत नहीं, ऐसे हम लोग ग्रामर के बेसिस पे भी बता सकते हैं। तो 129 जो है, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल राइट ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। देखो ये कंजक्शन नहीं होगा, ऑल राइट तो कंजक्शन कभी भी नहीं होगा, वर्ब भी नहीं है ये, और एडजेक्टिव भी नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 130 में व्हाट इज द नोन फ्रॉम व्हाट इज द नोन फॉर्म ऑफ द वर्ड अप्लाइड दैट अपीयर्स इन पैरा 2। तो पैरा 2 में देखो पैराग्राफ, ये पैरा 1 है और पैरा 2 है, इससे रिलेटेड है हमारा। तो इसमें हमें बताना है 130 में क्या हो जाएगा बच्चों, तो अप्लाइज नहीं होगा, अप्लाइज हमारा गलत हो जाएगा। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एप्लीकेशन हमारा सही हो जाएगा। अप्लाई ये भी हमारा गलत हो जाएगा, अप्लाइंग भी गलत हो जाएगा। 130 का हो गया। अब देखो बच्चों 131 में हमारा क्या पूछ रहा है कि कृष्णास स्टे एट हॉस्पिटल रिजल्टेड इन। तो इसमें हमें करेक्ट आंसर, ये पैसे से रिलेटेड हमें पूछा गया है, तो ये 131 में क्या हो जाएगा बच्चों, 131 में क्या हो जाएगा, कंप्लीट कंप्लीट रिकवरी जो ये हमारा है, ये सही हो जाएगा। कंप्लीट रिकवरी रिलैप्स ये हमारा गलत हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन भी हमारा
गलत हो जाएगा। तो देखो रिलैप्स मतलब क्या हो जाता है बच्चों, लेट मी चेक इट। रिलैप्स, देखो रिलैप्स मतलब क्या हो जाता है बच्चों, फिर से या बुरी हालत में जाना, फिर से बुरी हालत में जाना, या पुरानी बुरी आदत या बीमारी वापस आना। कोई भी पुराना डिजीज होता है या कोई भी पुराना आदत होता है, एडिक्शन, वो दोबारा जो आ जाता है, दोबारा चपेट में आ जाता है, उसी को हम लोग रिलैप्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों। सिनोनिम्स इसका हो जाता है रिटर्न, बैक, बैक स्लाइड, फॉल बैक, प्रोनाउंसिएशन, रिलैप्स। इज दैट क्लियर? अब देखो, तो रिलैप्स मतलब पुराने एडिक्शन या पुरानी बीमारी वापस फिर से आ जाना, रिटर्न होना। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। इसमें क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है कि while कृष्णा वाज इन द हॉस्पिटल डैश डैश, इन दिस एक्सप्रेशन द वर्ड while मीन्स। तो while वर्ड जो है उसके एक्सप्रेशंस के मीनिंग्स में, मीन्स मतलब क्या हो जाएगा 132 का। तो 132 में क्या हो जाएगा बच्चों, सो फार एज ये हमारा गलत हो जाएगा, सो सुन एज ये भी हमारा गलत हो जाएगा, एज लॉन्ग एज ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और बिफोर ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 133। तो 133 हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है कि द डॉक्टर सेड टू कृष्णा, द डॉक्टर सेड टू कृष्णा डू नॉट वरी टू। तो इसमें हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 133 में क्या हो जाएगा, 133 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कंफर्ट हिम ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफर्ट हिम, प्लीज हिम ये गलत हो जाएगा, प्राइज हिम ये भी गलत हो जाएगा, और मेक हिम टेंस ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो ये चार हमारा स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, वो हमें ढूंढना है। तो 134 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 134 में हमारा कृष्णाज फ्रेंड्स विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 134 का, कृष्णाज पेरेंट्स ब्रॉट फ्रूट्स एंड बुक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। मैनी पीपल सफर्ड फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम एज कृष्णा ये हमारा गलत हो जाएगा। द नर्स केयर्ड वेल फॉर कृष्णा ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 134 का हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 135 में क्या बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ये हमारा यहाँ पे 3 सेंटेंसेज है, उसे रीड करना है, फिर हमें जवाब देना है कौन सा सही है या गलत है। तो 135 का क्या हो जाएगा बच्चों, 135 का ये हमारा सही हो जाएगा, ए और बी आर करेक्ट, ए सी आर करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। तो देखो ए और सी करेक्ट है, ए हमारा जो है करेक्ट है, कृष्णास आर्म पेंड और लॉट ये करेक्ट है, ए और सी करेक्ट है। सी क्या है कि लेटर कृष्णा कुड स्लीप वेल ये भी हमारा करेक्ट है, और बी और सी जो है, ए और सी करेक्ट है बट बी इज इनकरेक्ट, बी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। द नर्स टोल्ड द डॉक्टर टू गिव हिम एन इंजेक्शन। ठीक है बच्चों। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 में हमारा क्या बोल रहा है कि चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू सोशल इंटरेक्शन, द आइडिया इज सपोर्टेड बाय। तो ये चिल्ड्रन क्या करता है, एक्वायर करता है लैंग्वेज, कोई भी भाषा एक्वायर करता है किससे, जब सोशल सोशल समाज में किसी दूसरे से इंटरेक्शन करता है, मिलता जुलता है, तो उससे वो लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेता है। ये कौन सा वैज्ञानिक या कौन ऐसा साइकोलॉजिस्ट थे जो ये स्टेटमेंट दिया था, तो हमें बताना है। तो 136 का क्या हो जाएगा बच्चों, पियाजे नहीं, ऐसा नहीं बोला था, तो पियाजे वाला गलत हो जाएगा। वैगोत्स्की, 136 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा किसने कहा था, वैगोत्स्की ने बोले थे, तो ये वैगोत्स्की हमारा सही हो जाएगा। स्किनर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और चॉम्स्की भी गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट फायर में हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, पियाजे, वैगोत्स्की, चॉम्स्की और स्किनर का थ्योरी, वो क्या कहे थे।
पियाजे वाइगोत्स्की पियाजे वाइगोत्स्की पियाजे वाइगोत्स्की चॉम्स्की और स्किनर। पियाजे वाइगोत्स्की चॉम्स्की एंड स्किनर। खूब पढ़ाई चल रहा है, टीचर बनेंगे एग्जाम नहीं मिलेगा। कुछ भी हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग अब ये शॉर्ट में इसको रैपिड फायर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पियाजे का थ्योरी क्या था और वैगोत्स्की और चॉम्स्की और स्किनर का थ्योरी क्या था। इसको ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि इसको जिंदगी में कभी भूल ना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये जो हमारा जीन पियाजे थ्योरी है, तो जीन पियाजे का थ्योरी ये क्या दिया था कि चाइल्ड खुद करके सीखता है। तो जीन पियाजे जो एक हमारा साइकोलॉजिस्ट है, उसका कहना था कि बच्चे जब कोई भी चीज़ खुद से करता है, खुद से ट्राई करता है, खुद से भी खुद से करने की कोशिश करता है, तब वो कोई भी चीज़ सीखता है, कोई भी नॉलेज या कोई भी चीज़ एक्वायर करता है। तो उसका मेन ये थ्योरी था कि बच्चे खुद से करके सीखता है। इसका मेन आइडिया क्या हो गया, बच्चा इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करके लर्निंग करता है। तो बच्चा क्या करता है, इन्वायरमेंट में जाएगा, समाज में जाएगा, सोशल से इंटरेक्ट करेगा, दूसरों से मिलेगा, बातचीत करेगा, सीखेगा और फिर एक्वायर करेगा लर्निंग को। तो ये हमारा जीन पियाजे का था कहना। और फिर देखो, तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों, एक्टिव लर्निंग, इसको एक्टिव लर्निंग भी बोलते हैं। पियाजे बोलते हैं बच्चे को सिर्फ रटवाना मत, उसे खुद एक्सपीरियंस करने दो। तो और पियाजे का एक और कहना था कि बच्चे को रूट लर्निंग पे फोकस नहीं कराना चाहिए, कि मतलब ये चीज़ें तुमको मैं दे रहा हूँ और इसे तुम रट लेना और कल मुझे सुना देना। तो टीचर को ऐसे नहीं करना चाहिए। पियाजे का कहना था कि रूट लर्निंग पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें बच्चे को फुल फ्रीडम देना चाहिए, फुल आज़ादी देना चाहिए, ताकि वो खुद सोशली इंटरेक्ट करे, समाज में जाए और खुद से एक्सपीरियंस करे, खुद से सीखे एक एक चीज़ करके और खुद ग्रो हो चीज़ें को सीखते हुए। इज दैट क्लियर? तो देखो, अब कुछ एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। एक चाइल्ड को बॉल दिया, वो उसको क्या करेगा, पकड़ेगा या फेंकेगा या घुमाएगा। अब देखो, बच्चे को जब हम बॉल देंगे तो वो कुछ भी कर सकता है। दे कैन डू एनीथिंग विद द बॉल, दे कैन प्ले, दे कैन थ्रो द बॉल, दे कैन कैच द बॉल, दे कैन रोटेट द बॉल। तो और खुद समझेगा कि बॉल राउंड होती है और वो ऑटोमेटिकली वो खुद समझ जाएगा कि बॉल राउंड होता है, रोटेट होते रहता है। ये क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। मतलब ये खुद से डूइंग करेगा, खुद से करेगा और फिर से वो लर्न करेगा धीरे धीरे। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, मैजिक ट्रिक क्या है इसका, कि पियाजे मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग। पियाजे से मतलब ही है, नाम से ही पता चल रहा है, पियाजे मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल नॉलेज, खुद से प्रैक्टिस करेगा, खुद से चीज़ें करेगा और फिर सीखेगा। ठीक है, पियाजे मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट सीटेट के लिए क्या है, कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, बच्चे के इर्द गिर्द सेंटर्ड होना चाहिए एजुकेशन, डिस्कवरी लर्निंग होना चाहिए, टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है। इज दैट क्लियर? अब देखो, लेव वेगोत्स्की के हम लोग बारे में, तो देखो पियाजे में हम लोग समझ गए कि पियाजे बच्चे को फुल आज़ादी देगा, फुल फ्रीडम देगा कि खुद से करके मतलब सीखो, डूइंग बाय लर्निंग। अब देखो, लेव वेगोत्स्की का कहना क्या था, लेव वेगोत्स्की का कहना था कि सोशल इंटरेक्शन से लर्निंग होती है। तो लेव वेगोत्स्की एक हमारा साइंटिस्ट थे और उसका कहना था, और उसका कहना क्या था बच्चों, लेव वेगोत्स्की का कहना था, साइकोलॉजिस्ट थे वो, बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक। उसका कहना था कि सोशल इंटरेक्शन से लर्निंग होता है। ये सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा महत्व दिया था कि सोशल, जब समाज में बच्चे जाएगा, वहाँ इंटरेक्ट करेगा, तो उससे जब बहुत ज़्यादा लर्निंग होगा। तो मेन आइडिया, बच्चा दूसरों से बात करके और हेल्प करके सीखता है। इसका कहना था कि बच्चा जब दूसरे से बात करेगा, उसको हेल्प करेगा या किसी से हेल्प लेगा,
बाय मतलब कुछ भी चीज़ें सोशली कनेक्ट इंटरकनेक्ट होके इंटरेक्शन होके तब वो सीखेगा। पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब देखो इजी एग्जांपल क्या है? एक चाइल्ड साइकिल चलाना नहीं जानता है, एक बच्चा साइकिल चलाना नहीं जानता है, पापा सपोर्ट व्हील या पकड़ के सिखाते हैं। तो पापा उसको क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स या उसके फैमिली मेंबर उसको सपोर्ट करते हैं या व्हील चक्का पकड़ के उसको सिखाने का काम करते हैं। बाद में चाइल्ड खुद चलाता है और धीरे-धीरे बच्चा क्या करता है, खुद चाइल्ड वो चलाना सीख जाता है। इस हेल्प को कहते हैं और इसी हेल्प को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केफोल्डिंग। इसको एस्केप फोल्डिंग मतलब क्या हो जाता है बच्चों? जब बाहरी आदमी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल व्यक्ति आपको हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा चीज़ें को लर्निंग करने में, तो एस्केप करना मतलब एस्केप फोल्डिंग मतलब सपोर्ट करना, तो वही हो जाता है। अब देखो इसमें जेड भी आ जाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जो चाइल्ड हेल्प कर जो चाइल्ड हेल्प कर जो जो चाइल्ड हेल्प से कर सकता है। तो जो बच्चा कोई भी बच्चा होता है कि हेल्प से करना जानता है या कर सकता है, जैसे मैथ क्वेश्चंस खुद नहीं बना पा रहा है, टीचर्स हिंट देते हैं तो चाइल्ड सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसा बच्चा है जो मैथ का क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा है, लेकिन कोई भी आदमी या टीचर या कोई भी आदमी उसको हेल्प करता है, थोड़ा सा हिंट्स देता है, तो वो सोल्व कर लेता है। दैट मीन्स उसको एस्केप फोल्डिंग की ज़रूरत है, एस्केप फोल्डिंग करके वो सीखता है या चीज़ें को समझता है। तो यही हमारा क्या है? जेड है। तो जेड इसके फोल्डिंग भी आपको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों मेन मैजिक ट्रिक क्या है वैगोत्स्की का? वैगोत्स्की मतलब वॉइस प्लस ग्रुप स्टडी। वैगोत्स्की के नाम से ही वॉइस और ग्रुप स्टडी मतलब सोशली इंटरेक्ट करके इंटरेक्शन से जो सीखेगा, यानी डिस्कशन करेगा, सोशल में जाके सोशली डिस्कशन करेगा, सोशल इंटरेक्शन करेगा, टीचर्स हेल्प करेगा, यानी कि इसमें जेड का रोल ज़्यादा होता है इसके फोल्डिंग का। तो फिर बच्चे सीखते हैं अच्छे से। इंपॉर्टेंट रोल फॉर सीटेट क्या हो जाता है? सोशल लर्निंग, समाज से लर्न में जाके लर्निंग करेगा, इसके फोल्डिंग हो जाता है। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखो बच्चों नोम चॉम्स्की थ्योरी हमारा क्या है कि नोम चॉम्स्की थ्योरी क्या बोले थे कि लैंग्वेज बच्चे के अंदर नेचुरल होती है। इसका कहना था कि लैंग्वेज कोई भी भाषा जो होता है बच्चे के अंदर एक नेचुरली वे में रहता है, नेचुरल तरीके से रहता है और वो उसको धीरे धीरे सीखता है। मेन आइडिया बच्चा लैंग्वेज सीखने की पावर लेकर पैदा होता है। इसका कहना था कि कोई भी बच्चा जो पैदा लेता है बाय बर्थ, मान लो कोई बच्चा होता है जो गूंगा हो जाता है, तो वो लैंग्वेज नहीं सीख पाता, वो उसका वो क्या बोलता है समझ नहीं आता है बाहरी आदमी को, उसे भी समझ में नहीं आता बाहरी आदमी का चीज़ें। तो यानी कि वो जो बच्चे पैदा लेता है, तो इसका कहना था कि बच्चे लैंग्वेज का जो स्किल है, लैंग्वेज का जो पावर है वो पैदा मतलब लेता है उसको, उसका पावर लेकर ही पैदा लेता है। ठीक है। तो ये क्या है? गॉड गिफ्टेड लैंग्वेज एबिलिटी। उसका कहना था नोम नोम चॉम्स्की का कि द लैंग्वेज एबिलिटी जो है ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा दिया गया है, ये एक आशीर्वाद है, गिफ्ट है। तो इजी एग्जांपल, इजी एग्जांपल क्या है? स्मॉल बेबीज ऑटोमेटिकली लैंग्वेज बोलना सीख जाता है। तो छोटे बच्चे धीरे धीरे क्या करता है, सोशली इंटरेक्ट करके दूसरों का समझ के एक्सप्रेशन से धीरे धीरे अपना लैंग्वेज बोलना सीख जाता है। किसी ने ग्रामर ऑफिशियली नहीं सिखाई, उसको कोई ग्रामर नहीं सिखाया, टेंस नहीं सिखाया, वॉइस नहीं सिखाया, कुछ भी उसको ग्रामर नहीं सिखाया किसी भी लैंग्वेज का, ऑटोमेटिकली वो सुन के समझ के सीख जाता है। फिर भी चाइल्ड सेंटेंस बोलने लगता है। तो ये हमारा क्या है? नेचुरल गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड है। इसको हम लोग एलएडी भी बोलते हैं, याद रखने के लिए इसे समझ सकते हो, एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो चॉम्स्की बोलते हैं कि ब्रेन में एक नेचुरल सिस्टम होता है लैंग्वेज सीखने का। तो ब्रेन में एक लैंग्वेज सिस्टम, लैंग्वेज को सीखने का एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग एलईडी बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ये बच्चा पैदा लेता है, इसको इस पावर को लेकर ही पैदा लेता है। मैजिक ट्रिक, मैजिक ट्रिक चॉम्स्की का क्या है कि चाइल्ड ऑटोमेटिकली लैंग्वेज सीखेगा। ऑटोमेटिकली जब चाइल्ड लैंग्वेज सीखेगा तो ये चॉम्स्की का ट्रिक हो जाएगा, चॉम्स्की का रूल हो जाएगा, प्रिंसिपल। लैंग्वेज इज इनेट, जन्म से लैंग्वेज क्या है बच्चों? जन्म से ही है, ये बाय बर्थ है। इन्वायरमेंट हेल्प्स लिटिल बिट, इन्वायरमेंट करता है ये थोड़ा सा हेल्प करता है। ब्रेन नेचुरली लर्न्स लैंग्वेज, ब्रेन क्या करता है हमारा? नेचुरली लैंग्वेज को धीरे धीरे प्राकृतिक तरीके से लर्न करता है। अब देखिए एक हमारा साइकोलॉजिस्ट थे और कहते हैं बी एफ स्किनर थ्योरी। बी एफ स्किनर का कहना था कि रिवार्ड और पनिशमेंट से लर्निंग होती है। इसका कहना था कि इसका जो प्रिंसिपल था ज़्यादातर बेस्ट था रिवार्ड और पनिशमेंट पे, कि कोई भी चीज़ का जो लर्निंग होता है जब हम उसको अच्छा रिवार्ड देंगे, प्रोत्साहित करेंगे तो वो सीखेगा, फास्ट सीखेगा, तेज गति से सीखेगा। जब किसी भी आदमी को हम पनिशमेंट करेंगे, उसको दंडित करेंगे,
तो फिर भी वो सीखेगा पनिशमेंट के डर से। तो इसका मेन आइडिया क्या था कि बिहेवियर को रिवार्ड से इंक्रीज और पनिशमेंट से डिक्रीज किया जा सकता है। कोई भी जो हमारा बिहेवियर है, लैंग्वेज लर्निंग बिहेवियर या किसी भी चीज़ को सीखने का जो एबिलिटी बिहेवियर है, इसको हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? उसको अवार्ड देके, उसको अप्रिशिएट करके, उसको प्रेजिंग करके, रिवार्ड अवार्ड दे के हम लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और जब हमें उसे डिक्रीज करना होगा तो उसको पनिशमेंट, बहुत सारे पनिशमेंट दे के भी डिक्रीज कर सकते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इसको बोलते हैं। इजी एग्जांपल की यदि बात करें तो चाइल्ड होमवर्क करता है, टीचर चॉकलेट देते हैं। तो जब कोई भी टीचर बोलता है कि तुम यदि अच्छे से होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें प्राइज में या गिफ्ट में चॉकलेट दूंगा, बिस्किट दूंगा, मिठाई दूंगा, स्वीट्स दूंगा। तो बच्चे उससे क्या करता है, उसमें उसका जो एक्विजिशन होता है या कुछ भी चीज़ को सीखने का लर्निंग एबिलिटी होता है, चीज़ें को करने का, वो क्या हो जाता है, अप्रिशिएट करने से, गिफ्ट्स देने से, तो वो इंक्रीज हो जाता है। वो खुद चाइल्ड कोशिश करता है होमवर्क करने का। नेक्स्ट डे चाइल्ड और अच्छा होमवर्क करेगा, तो उसके बाद अगले दिन और चॉकलेट पाने के लिए और अच्छे तरीके से होमवर्क वो करेगा। तो मतलब रिवार्ड, बिहेवियर रिवार्ड से क्या हो जाएगा बच्चों, बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो अनदर एग्जांपल क्या है, चाइल्ड क्लास में नॉइज करता है, पनिशमेंट मिलता है। तो जब बच्चे क्लास में क्या करता है, नॉइज करता है, बहुत ज़्यादा नॉइज करेगा, बहुत ज़्यादा शोर मचाएगा, हल्ला-गुल्ला करेगा, तो उससे उसको क्या करेगा, टीचर पनिशमेंट देगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। इससे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम नॉइज़ कम करेगा या नॉइज़ करना बंद कर देगा। तो यहीं पे हमारा ये जो बीएफ स्किनर थ्योरी है, यही है कि रिवार्ड और पनिशमेंट से लर्निंग होती है। समझ में आ गया बच्चों? तो लर्निंग डिक्रीज और इंक्रीज दोनों होता है इस तरीके से। अब देखो बच्चों, मैजिक ट्री क्या है, स्किनर। स्किनर मतलब स्किनर गिव्स रिवार्ड एंड पनिशमेंट। स्किनर गिव्स रिवार्ड और पनिशमेंट, हमेशा याद रहेगा। अब देखो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि रेनफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो स्किनर वाले जो हमारा थ्योरी है, इसमें रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स रेनफोर्समेंट किया जाएगा, उत्साहित किया जाएगा बच्चे को, प्रेजिंग किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, कुछ भी चीज़ें दे के रेनफोर्समेंट उसी को बोलते हैं। रिवार्ड और पनिशमेंट दे के भी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी करके। ठीक है, समझ में आ गया? आप देखो इसको हम लोग शॉर्ट तरीके में, एक बार शॉर्ट में इसको डीपली समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या है। देखो ये चीज़ें हमारा जो है, पियाजे, वेगोस्की, चॉम्स्की और स्किनर, ये चीज़ें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीडीपी में आता है। तो देखो पियाजे का क्या कहना था, इसका मेन आइडिया क्या था कि लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखना, मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग पे ये ज़्यादा फोकस किए थे, इसका ज़्यादा कहना था, इसका सिद्धांत थ्योरी। वैगोस्की का कहना क्या था, सोशल लर्निंग। वैगोस्की का मानना था कि बच्चे या कोई भी आदमी कि सोशली इंटरेक्शन करके वो लर्न करता है, ग्रुप स्टडी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। चॉम्स्की का कहना क्या था कि नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग, बॉर्न विद लैंग्वेज एबिलिटी। इसका मतलब कि कहना था कि बच्चे जो जन्म लेते हैं तो वो लैंग्वेज को लर्न करने का वो नेचुरल एबिलिटी के साथ वो पैदा लेते हैं, खुद ही वो सीखते हैं लैंग्वेज लर्निंग करना। अब स्किनर का कहना क्या था कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कोई भी बच्चे जो कुछ सीखता है तो रिवार्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे सीखता है, चॉकलेट थ्योरी वाले हम लोग जो अभी पढ़े। ठीक है, अब देखो इसको और तरीके से इसको देख लो ताकि आप लोग भूल नहीं पाएंगे। पियाजे मतलब चाइल्ड खुद करके सीखता है, वैगोत्स्की दूसरे से सीखता है, चॉम्स्की लैंग्वेज नेचुरली आती है। चॉम्स्की मतलब क्या हो गया, नए कोई भी लैंग्वेज जो नेचुरली हमें आते रहता है। अब स्किनर का कहना रिवार्ड और बिहेवियर से चेंज होते रहता है हमारा लर्निंग। अल्टीमेट मेमोरी ट्रिक, देखो ये आपको मेमोरी ट्रिक हो गया कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। पीवीसीएस, ये हमेशा याद रखना, पीवीसीएस। पीवीसीएस पीवीसीएस मतलब क्या हो गया बच्चों, पीवीसीएस मतलब प्रैक्टिकल, पी से मतलब प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब पियाजे, वी से मतलब वॉइस या सोशल, वेगोस्की, सी से कम्युनिकेशन लैंग्वेज, चॉम्स्की, और सी सॉरी एस स्वेट, रिवार्ड स्किनर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, हम लोग यहाँ पे थे 136 में। देखो कहाँ से कहाँ मैं आप लोगों को कितना एक्सप्लेन करके समझाने लगा। तो जो कि अच्छी चीज़ है, सारी चीज़ को एक्सप्लेन करके समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी भी है। अब देखो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 137। इसमें क्या पूछ रहा है कि इन डैश डैश स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन फैंस रिपीट
कंसोनेंट वोवेल कॉम्बिनेशंस इन लॉन्ग स्ट्रिंग्स। तो ये 137 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 137। तो 137 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बेबलिंग। बेबलिंग करके। क्यूइंग नहीं होगा। टेलीग्राफिक स्पीच ये भी नहीं होगा। इन्वेंटेड स्पीच, इन्वेंटेड स्पीच भी नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 138 में हमारा क्या पूछ रहा है कि इन लैंग्वेज लर्निंग द सेमेटिक अचीवमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज कंसिडर्ड व्हेन। तो कब कंसिडर्ड किया जाता है? तो 138 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो 138 में क्या हो जाएगा? ये दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइल्ड्स लैंग्वेज कंप्रीहेंशन डेवलप्स अहेड ऑफ लैंग्वेज प्रोडक्शन। और ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि चाइल्ड्स लैंग्वेज प्रोडक्शन डेवलप्स अहेड ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, ये गलत हो जाएगा। चाइल्ड्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चाइल्ड्स फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज अहेड ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों 139 में हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द आइडिया दैट ह्यूमंस आर बोर्न विद इनेट सिस्टम फॉर picking up a language that needs only to be triggered by verbal input from the environment is supported by। तो ये हमारा 139 का क्या हो जाएगा बच्चों? और नेटिविस्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? नेटिविस्ट बोलते हैं। बिहेवियरिस्ट ये हमारा गलत हो जाएगा। कॉग्निटिविस्ट ये गलत हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। तो 140 का जो हमारा क्वेश्चन है, अब देखो बच्चों हमारा जो ये क्वेश्चन है 140, 140 में क्या पूछ रहा है कि 140 में क्या पूछ रहा है कि अ चाइल्ड a child calls all four wheelers as a car. This early vocabulary error in which a word is applied to board early to a wider collection of objects and events events is known as। तो 140 में हमें बताना है, 140 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो ओवर OVER, ओवर एक्सटेंशन, ओवर एक्सटेंशन ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। अंडर एक्सटेंशन ये हमारा गलत हो जाएगा। स्पीच डिसऑर्डर ये भी गलत हो जाएगा। स्टरिंग ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141। बिकमिंग अ स्किल्ड रीडर requires learning to reason about written material using knowledge from everyday life and from disciplined fields of study. So uh, study study so it can be so it can be so it can be said that a skilled reading is dash dash। तो इसमें हमारा स्किल रीडिंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 141। तो 141 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फ्लुएंट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव ये हमारा सही हो जाएगा। और ये एक्सटेंसिव ये हमारा गलत हो जाएगा। डिकोडिंग भी गलत हो जाएगा। तो 141 का क्या हो जाएगा बच्चों? कंस्ट्रक्टिव। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142 का। लैंग्वेज टीचर गिव्स टास्क एज होली डेज होमवर्क टू हर लर्नर्स to read any novel of their interest from the given list। this reading activity is 142। तो ये रीडिंग एक्टिविटी हमारा क्या कहलाता है बच्चों? 142। तो 142 का क्या हो जाएगा बच्चों? इंटेंसिव रीडिंग ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। एक्सटेंसिव रीडिंग हमारा ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक्सटेंसिव रीडिंग। स्कैनिंग ये हमारा गलत हो जाएगा। कोलैबोरेटिव रीडिंग ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। Which of the following is true for multilingualism as a classroom resource? इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो 143 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर
3 ये हमारा सही हो जाएगा। क्या है इसमें बोल रहा है कि लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग एंड मूव ऑन टू ऐड more languages as they progress, ये हमारा सही हो जाएगा। As children come to school with a diverse language, so learners are taught in इंग्लिश फ्रॉम क्लास वन, ये हमारा गलत हो जाएगा। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डेविएशंस आर सीन एज गोइंग अवे फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्म, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा था कि डाइवर्स लैंग्वेजेज ऑफ चिल्ड्रन आर नीदर टॉलरेटेड नॉर यूज्ड इन क्लास। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 144। तो 144 में हमारा क्वेश्चन है कि the type of assessment where students decide for themselves if they think their progress or language use is good or not is dash dash। तो 144 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 144 में हमारा हो जाएगा समेटिव असेसमेंट, ये गलत हो जाएगा। ग्रुप असेसमेंट ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पीयर असेसमेंट ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट। 142 का 144 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सेल्फ असेसमेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145। इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायलेक्ट एंड एसेंट। तो डायलेक्ट और एसेंट के लिए ट्रू हमारा क्या है, 145 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा हो जाएगा डायलेक्ट और एसेंट के लिए कि डायलेक्ट्स रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज्ड एंड accent refers to the way that language is spoken। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखो 146 में हमारा क्या पूछ रहा है कि which of the following is not which of the following is not the post रीडिंग स्ट्रेटजी। तो 146 में कौन सा पोस्ट स्ट्रेटजी नहीं है, उसको फॉलोइंग नहीं कर रहा है। तो ये नॉट फॉलोइंग द पोस्ट स्ट्रेटजी, हमें की पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। तो 146 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ये गलत हो जाएगा। समराइजिंग ये भी हमारा गलत हो जाएगा। प्रिडिक्टिंग ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 147। लैंग्वेज लर्निंग कैन बी इनहेंस्ड, लैंग्वेज लर्निंग कैन बी इनहेंस्ड इफ। तो 147 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा तीसरा सही हो जाएगा। लैंग्वेज लर्निंग को इनहेंस किया जा सकता है। टीचर्स गिव रियल लाइफ सिचुएशन इन द क्लास इन विच स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो टीचर्स क्या करेगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल देगा, रियल लाइफ सिचुएशन वाला एग्जाम्पल देगा क्लास में, कुछ जहाँ स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148 में है कि 148 में क्या पूछ रहा है कि 148 में क्या पूछ रहा है कि गिवन 148 में पूछ रहा है कि गिवन बिलो आर टू टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट्स। तो ये हमारा ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस, दो स्टेटमेंट है, उस हिसाब से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो 148 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 148 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये तीसरा। मतलब इसमें क्या है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, मतलब ए हमारा जो है ये ट्रू है और बी भी हमारा ट्रू है। इसमें क्या बोल रहा है कि गिविंग स्टूडेंट्स टाइम इन क्लास टू वर्क इन ग्रुप टू प्रिपेयर फॉर असेसमेंट एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल दे कुड टेस्ट ईच अदर, ये हमारा सही है। दूसरा क्या है कि स्टूडेंट्स कंपाइल पोर्टफोलियोज ऑफ देयर रिटन वर्क, summative assessment implies that choosing their best 6 pieces of writing, तो ये हमारा सही है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 149 में कि रघु और 16 ईयर ओल्ड बॉय रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल एट अराउंड 2 o'clock। ही वाज exhausted due to the hot weather. He did not find anybody at home. He went to kitchen and made a jug full of lemonade and added ice cubes to it. He drank plenty of it. This is an example of which type of writing, ये कौन सा राइटिंग का एग्जाम्पल है।
तो 149 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? नैरेटिव राइटिंग हो जाएगा ये। इसको बोलते हैं हम लोग नैरेटिव, एक-एक चीज़ को नैरेट किया गया है, नैरेटिव राइटिंग इसको हम लोग बोलेंगे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ये हमारा नहीं होगा। एक्सप्लोसिटरी राइटिंग ये भी हमारा नहीं होगा। पर्सुएसिव राइटिंग ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिस्क्राइब्ड एज पोर्टफोलियो असेसमेंट। तो इसमें हमारे 150 का 150 में क्या हो जाएगा बच्चों? ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ ईच लर्नर लर्नर थ्रू थ्रू आउट लर्नर थ्रू आउट द ईयर ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ लर्नर्स वेरियस लर्निंग इंस्टेंसेज एंड यूजिंग देम फॉर ओवरऑल असेसमेंट ऑफ लर्नर, ये हमारा गलत हो जाएगा। यूजिंग द टर्म एंड एग्जामिनेशंस ऑफ लर्नर एंड यूजिंग देम फॉर ओवरऑल एज असेसमेंट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है असेसमेंट थ्रू फॉर्मल टेस्ट कंडक्टेड ऑल थ्रू द ईयर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारा सही था। तो दोस्तों आज की इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ, मुझे बोलते बोलते थोड़ा प्यास ज़्यादा लग गया, पानी भी नहीं है मेरे पास, तो ओके कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्लास जब भी मैं आप लोगों को लूँगा तो पानी साथ में रखूँगा, बोतल यूँ, बोतल देखो ये खाली हो गया, ऐसे रहेगा। पानी पीना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बोलने में एनर्जी लगता है। और टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि बहुत ही बेहतरीन रॉयल जॉब है, रॉयल प्रोफेशन है और इसमें बोलना ज़्यादा पड़ता है। तो ज़्यादा बोलने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, खाना अच्छा खाना चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आप लोगों को कोई फीडबैक देना है तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, मैं हर किसी का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और आप लोग को ये यदि वीडियो ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में, या कोई भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है, या आप अपने सोशल मीडिया चैनल पे, सोशल मीडिया जितना भी अकाउंट्स है सारे जगह भी इस वीडियो को पोस्ट कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे भी आप लोग इसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा वीडियो को, वीडियो का लिंक। और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोग इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन my all the social media handles, just like as for example now I am going to show you। तो आप लोग लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को जानने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पे भी जुड़ जाइएगा यहाँ पे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए। और ये हमारा एजुकेशनल चैनल है नरेंद्र EDUX, यहाँ पे आपको सारे वीडियो यहाँ पे मिलेगा, इसे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा एक नरेंद्र यादव, ये एक यूट्यूब चैनल है जो कि ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाया गया, तो इंग्लिश में मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसमें मैं वीडियो बनाता हूँ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, सोशल अवेयरनेस और जियोपॉलिटिक्स, मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट होता है। तो ये वीडियो मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड नहीं करता हूँ, ये वीक में एक या दो हो जाता है, कभी कभी वीक में नहीं भी हो जाता है क्यों, जब मैं बिजी रहता हूँ। मतलब मैं कोशिश करता हूँ वीक में एक या दो वीडियो आ जाए, बिकॉज इट नीड्स लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड लॉट्स ऑफ रिसर्च फॉर मेकिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट। ओके, एंड ये देखो, ये बिहाइंड द सीन्स वाली वीडियो देखना है, कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है या वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो मैं इसमें अपलोड करता हूँ, टीचिंग से रिलेटेड जो बिहाइंड द सीन्स, या कहीं ट्रैवल ब्लॉग, कहीं मैं ट्रैवल करने के लिए जाता हूँ तो ये ब्लॉग पे एक सेपरेट चैनल है, यहाँ पे मैं डालता हूँ। तो ये ज़रूर आप इसको भी फॉलो कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके। यहाँ पे पॉडकास्ट भी मैं रिलीज़ करता हूँ, तो पॉडकास्ट देखने के लिए, सुनने के लिए, वॉच करने के लिए ज़रूर मुझे आप लोग पॉडकास्ट पे भी फॉलो कर लीजिएगा। एक रंबल एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए रंबल पे भी ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। ब्लॉग, यहाँ पे ब्लॉग मैं राइटिंग करता हूँ, आर्टिकल, कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस में स्टोरी के फॉर्मेट में यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो यहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ भी जुड़ जाइएगा। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। और ट्विटर पे भी
लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए ज़रूर यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। एंड आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट। And I hope you really enjoy this video. Wish you all the best. Be happy. Thanks for watching this video and take care and be happy always. And मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे।